नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका आजाद एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो जैसा कि हमने अभी तक अपनी पिछली क्लास में देखा था कि हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में, समुद्रगुप्त से संबंधित सारी जानकारी ले ली थी। समुद्रगुप्त के बारे में हमने काफी विस्तार से पढ़ा, उसकी विजय अभियानों को देखा, उसकी विजय नीतियों को देखा और उसकी मुद्राओं के बारे में देखा था। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। जो आगामी गुप्त शासक होते हैं, जिसमें कहीं कहीं कहानी मिलती है हमें रामगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में या चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इसका मतलब ये हुआ कि समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य के बीच में एक कमजोर शासक मिलता है जिसको रामगुप्त नाम से जाना जाता है। अब रामगुप्त की कहानी इस तरीके से मिलती है कि एक नाटक मिलता है विशाखदत्त का, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम की कहानी विक्रमादित्य और रामगुप्त के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अगर आसान भाषा में समझें तो जो रामगुप्त को कमजोर शासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो रामगुप्त की जिससे शादी हुई थी, जब हमने देखा था कि समुद्रगुप्त ने एक नीति चलाई थी कन्योपायन। कन्योपायन में जो राजवंश होता था वो अपनी बेटी की शादी राजा से कर देता था। चूंकि समुद्रगुप्त की एज काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए जो ध्रुव देवी नाम की कन्या होती है उसकी शादी कर दी जाती है रामगुप्त से। अब रामगुप्त के क्षेत्र पर शकों का अटैक होता है। शक शासक जो रुद्र सिंह तृतीय होता है, ये अटैक करता है और साथ में ही ध्रुव देवी की मांग करने लगता है। तो रामगुप्त उसको स्वीकार कर लेते हैं कि आप ध्रुव देवी को ले जाइए, परंतु विक्रमादित्य को यह मंजूर नहीं होता है। विक्रमादित्य इसको नागवार समझता है। तब जाकर जो विक्रमादित्य होता है ये स्त्री का वेश बना के, यानी ध्रुव देवी का वेश बना के उनके शिविर में जाता है शकों के, और शकों को वध कर देता है। साथ में रुद्र सिंह तृतीय को भी मार देता है। इसी के साथ ही वह विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। वापस आकर रामगुप्त की हत्या करता है। रामगुप्त की हत्या करने के साथ ही वह सिंहासन पर बैठता है, ध्रुव देवी से विवाह करता है। ये कहानी दर्शाती है हमें, ये कहानी मिलती है हमें देवी चंद्रगुप्तम से कि किस तरीके से उसने शकों को से उन्मूलन किया, शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराया। ये काफी जो एक फिल्म रूपी चित्रण किया गया है इस बुक का, नाटक का, बहुत बहुत ही अच्छा नाटक है। ठीक है, तो आइए अब हम आगे कहानी पढ़ते हैं। अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं रामगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त के बाद, सॉरी माफ कीजिए, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बनता है। जब रामगुप्त शासक बनता है तब हमें कभी कहीं कहीं पर काच नाम मिलता है इसका, काच। ठीक है, अपन ने अभी सिक्के पढ़े थे जो काच नाम से समुद्रगुप्त मिलते हैं, कहीं कहीं इसका नाम भी काच मिलता है। ठीक है, ये देवी चंद्रगुप्तम से पता चलता है अपन को। ठीक है, चंद्रगुप्तम, ये बेसिक सी जानकारी मिलती है हमें इसके बारे में, रामगुप्त के बारे में। रामगुप्त के बारे में ज्यादा पढ़ना आवश्यक भी नहीं है क्योंकि इससे बनता भी नहीं है सवाल। सिर्फ देवी चंद्रगुप्तम की कहानी से लिंक करने के लिए अपन को याद होना चाहिए। अब क्या होता है कि देवी चंद्रगुप्तम रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है कब? चंद्रगुप्त द्वितीय का समय मिलता है हमें 380 से 415। ठीक है, अपन हेडिंग बना लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भी बोलते हैं इसको, विक्रमादित्य बोलते हैं। तो जब चंद्रगुप्त द्वितीय बनता है तब ये मेहरौली स्तंभ लेख की स्थापना करता है, जिसमें ऊपर चंद्र बना हुआ है। ठीक है, चंद्र बना हुआ है। इस चंद्र से ही चंद्रगुप्त का पता चलता है भाई, मेहरौली स्तंभ लेख से। ठीक है, इसी के बारे में पता चलता है। यह स्तंभ लेख वर्तमान में अभी तक लगभग 400 और लगभग 1500 सालों के बाद भी ये जंग रहित है। ठीक है, स्टेनलेस है, इसमें अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई भी क्षरण नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय
इतनी इस प्रकार की धातु विज्ञान का उद्भव हो चुका था कि जंगरोधी चीजें बनाने लगे थे ये। ठीक है, तो अपन आते हैं वापस कि मेहरौली स्तंभ लेख से पता चलता है कि चंद्र जो है, चंद्र शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही है। ठीक है, ये जो विक्रमादित्य की उपाधि है, विक्रमादित्य की उपाधि सबसे पहले तो अपन ने देखा था उज्जैन के शासक होते हैं जो 57 बीसी में विक्रम संवत चलाते हैं। ठीक है, ये वही शासक है, ये पहले शासक होते हैं जो विक्रमादित्य की उपाधि लेते हैं। इसके बाद ये काफी विख्यात हो जाती है उपाधि और ये कई शासक लेते हैं। भारत में लगभग 14 शासक हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली है। तो ये हुआ एक शासक। ठीक है, ये विक्रमादित्य शासक उपाधि लेता है कब? जब शकों को पराजय करता है, शकों को पराजित करता है। ठीक है, तब ये एक तो विक्रमादित्य की उपाधि लेता है, दूसरा शकारी की उपाधि भी लेता है, शकारी की उपाधि लेता है। इसकी जानकारी हमें मिलती है उदयपुर अभिलेख से। उदयपुर अभिलेख मध्य प्रदेश में विदिशा के पास मिलता है ये उदयपुर अभिलेख। ठीक है, इसकी जानकारी हमें इससे मिलती है। ये बेसिक सा परिचय था जो हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पता किया या चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पता किया। अब हमें एक चीज पता चलती है, इसका शासनकाल 380 से 415 मिलता है। ठीक है, अब जो इसने शासन स्थापित किया है, अब इसका विस्तार इसने किस माध्यम से किया? इसका विस्तार किया इसने वैवाहिक माध्यम से। वैवाहिक माध्यम, जो विवाह किए इसने, स्वयं का विवाह किया, अपने पुत्र का और पुत्री का विवाह किया। ये इसको सत्ता संभालने में या सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक रहे। तो आइए हम देखते हैं इसने कौन कौन से विवाह किए थे। इसके बेसिकली 3 विवाह के माध्यम से इसने अपनी सत्ता स्थापित की। 3 विवाह कौन कौन से? 3 विवाह रहते हैं। एक तो स्वयं विवाह करता है ये। स्वयं का विवाह किससे होता है इसका? नागवंश की कुबेर नागा से। ठीक है, कुबेर नागा। मध्य भारत के क्षेत्र में नागवंश काफी मजबूत स्थिति में था। विदिशा को राजधानी बनाते हैं वो। ठीक है, तो नागवंश की कन्या से शादी करते हैं कुबेर नागा से। ठीक है, अपनी पुत्री की शादी करते हैं ये। पुत्री की शादी वाकाटक वंश के रुद्रसेन से। ठीक है, रुद्रसेन। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, रुद्रसेन से शादी करते हैं। इनकी पुत्री रहती है प्रभावती। पुत्री प्रभावती की शादी करी है वाकाटक नरेश रुद्रसेन से। अब क्या होता है इधर ये होता है कि रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, तब जो पुत्री रहती है प्रभावती, ये अपने पिता के प्रभाव में रहती है। ये सारा शासन किसके माध्यम से चलाती है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के माध्यम से। जितने भी अभिलेख मिलते हैं ये चंद्रगुप्त से रिलेटेड मिलते हैं या गुप्त वंशावली से रिलेटेड मिलते हैं। इसने वाकाटक वंश के लिए कोई काम नहीं किया। ठीक है, इसने सत्ता चलाई लेकिन किसके अंडर में? गुप्तों के अंडर में। इसलिए प्रभावती गुप्ता ने जितना भी काम किया, प्रभावती ने, ये सारा गुप्तों के अंडर में किया। तीसरा, अपनी पुत्र की शादी करता है ये पुत्र कुमारगुप्त केजी लिख रहा हूं। ठीक है, कुमारगुप्त की शादी करता है किसके साथ? कदम वंश के एक शासक होते हैं काकुत्स्य वर्मन। ठीक है, इनकी पुत्री से करता है। कदम वंश के काकुत्स्य वर्मन की पुत्री से विवाह करता है। ये बेसिकली इसके शासन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए या शासन की सुदृढ़ता के लिए काफी जरूरी विवाह रहे। स्वयं का विवाह किया नागवंश में, पुत्री का विवाह किया वाकाटक वंश में और पुत्र का विवाह किया कदम वंश में। जब पुत्र का विवाह हो रहा था तो कदम वंश में ही इन्होंने जो कालिदास थे उनको इसका रिश्ता लेकर भेजा था कुमारगुप्त का। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी हमें इनके विवाहों के बारे में पता चली। अब इसके बारे में और क्या पता चलता है हमें? इसके बारे में हमें यह पता चलता है कि एक यात्री होता है फाहियान भारत आता है। ठीक है, इधर लिखते हैं फाहियान भारत आता है। फाहियान भारत आता है और पूरे भारत में भ्रमण करता है तथा यह कभी भी चंद्रगुप्त का उल्लेख नहीं करता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उल्लेख कभी नहीं करता है।
इसने जो मालवा की जलवायु है, मालवा की जलवायु को सबसे श्रेष्ठ बताया है। किसने? पाहियान ने। पाहियान आता है, मालवा घूमता है, पूरे भारत का भ्रमण करता है, साथ में जाता है, देखो मालवा जाता है और पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जाता है। और जब जैसे ही ये अशोक का जो महल था, राजमहल, उसको देखता है, तब ये कहता है ये इंसानों द्वारा निर्मित नहीं हो सकता, इसको जरूर किसी ईश्वर द्वारा या महान दैत्यों द्वारा बनाया गया था, क्योंकि इतना विशाल महल मिलता है। ये पाहियान बात करता है इसके बारे में। और इसके बारे में हमें ये पता चलता है कि भाई जो विक्रमादित्य था, इसने अपनी 2 राजधानियां बनाई थी। 2 राजधानियां बनाने का कारण क्या रहा, इधर लिख लेते अपन इसको साफ करके। 2 राजधानी बनाने का कारण ये रहा कि जब ये शकों का उन्मूलन कर रहा था, शकों को हटा रहा था वहां से, तब उसको मध्य भारत के क्षेत्र में सत्ता स्थापना करनी थी, शक्ति प्रदर्शन मध्य भारत के क्षेत्र में करना था। ठीक है, तो पहली राजधानी तो पाटलिपुत्र होती है या पटना होती है, पाटलिपुत्र। ठीक है, दूसरी राजधानी बनाता है ये उज्जैन को, उज्जैन को बनाता है दूसरी राजधानी, क्योंकि शकों का क्षेत्र यही होता है, इसी क्षेत्र पे शकों का विनाश करता है ये, और शकारी की उपाधि लेता है, जैसा कि अपन देख चुके हैं। तो उज्जैन में क्या होता है, मालवा में सेनापति होता है इसका, सेनापति कौन होता है? आम्रकारदव, आम्रकारदव होता है, ये सेनापति होता है। सेनापति क्या करता है, ये शकों के उन्मूलन में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सहायता करता है, बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है, इसीलिए सांची को दान में देता है, सांची को दान में देता है, जिससे वहां के लोगों को या जो भी भिक्षु होते हैं वहां को उनके लिए भोजनों की व्यवस्था हो सके। ये एमपीपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो आम्रकारदव का अभिलेख माना जाता है कौन सा? सांची अभिलेख, जिससे इसके दान का उल्लेख मिलता है। अब और इसके बारे में आई होप इतना सफिशिएंट है, क्योंकि हमने विक्रमादित्य के बारे में देख लिया है भाई। ठीक है, ठीक, विक्रम संवत कैसे शुरू हुआ, जो विक्रमादित्य पहले थे उनके नाम पर होता है। ठीक है, 380 से 415 शासन करता है। इसी समय पाहियान आता है, अपनी 2 राजधानियां बनाता है, एक होती है पाटलिपुत्र या पटना, और दूसरी होती है जो उज्जैन। ठीक है, दूसरी उज्जैन हो जाती है। उसके बाद 3 वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। 3 वैवाहिक संबंध कौन कौन से? एक तो स्वयं कुबेर नागा से, नागवंश से विवाह करता है, दूसरा अपनी पुत्री का विवाह करता है वाकाटक वंश में, और तीसरा विवाह करता है कदम वंश में अपने पुत्र कुमारगुप्त का। तो अब आगे की कहानी कुमारगुप्त के माध्यम से शुरू होगी। तो इतना इसमें सफिशिएंट है, इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक तो मेहरौली स्तंभ लेख और दूसरा उदयपुर प्रशस्ति। ठीक है, उसकी विजयों का उल्लेख उसी में मिलता है। आई होप आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।